राष्ट्रपति का कार्यपालिका संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। संघीय कार्यपालिका का प्रधान संविधान के अनुच्छेद 53 यानी 53 के तहत होते हैं। संपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं और संवैधानिक प्रधान होने के हैसियत से राष्ट्रपति को अधिकार है कि संविधान के अनुसार सभी कार्य ढंग से संचालित हो सके। इसके लिए संविधान उन्हें बहुत सारे अधिकार प्रदान करता है, जैसे नियुक्ति संबंधी अधिकार। पहले कार्यपालिका अधिकार में देखिए कि नियुक्ति संबंधी अधिकार और किन किन अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। तो जितने भी मेजर संस्थाएं केंद्र में हैं उसके चीफ की नियुक्ति, उसके सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति को करने का अधिकार है। जैसे अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 74 के तहत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद का गठन इसलिए किया जाता है, अब सवाल है कि क्यों किया जाता है। कि मंत्रिपरिषद का गठन इसलिए किया जाता है कि राष्ट्रपति के कार्य में सलाह सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की गठन की जाती है। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं और ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि सारे मंत्री के द्वारा किए गए कार्य की निगरानी रखें और मंत्रिपरिषद जो समय समय पर बैठक आयोजित करेगी, इस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वह निर्णय प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देते हैं। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो दोबारा विचार करने को कहते हैं। अब दोबारा जो ही मंत्रिपरिषद विचार करेगी राष्ट्रपति को स्वीकार करना बाध्य होगा। तो राष्ट्रपति से विचार भी लाते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के क्या विचार है प्रधानमंत्री को देते हैं और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय को, सारी सूचनाओं को राष्ट्रपति के पास देते हैं। तो एक बार उन्हें रिटर्न करने का अधिकार होता है। दोबारा जो भी विचार है राष्ट्रपति का, उस विचार रहे व ना रहे, मंत्रिपरिषद की पूर्व विचार ही रहे, जैसा भी है दूसरी बार में उनकी स्वीकार करना राष्ट्रपति की बाध्यता होती है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, जिसमें एक समिति के परामर्श पर निर्णय ले जाते हैं। इस समिति की में तीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में 3 सदस्यीय समिति की परामर्श होती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। विपक्ष का नेता यदि नहीं होगा लोकसभा में तो जो बड़ी दल होगी उसका नेता को उसमें शामिल किया जा सकता है। तो लोकसभा के विपक्ष का नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक सदस्य होते हैं, यानी 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। फिर उसके बाद इस नियुक्ति के संबंधित अधिकार के भीतर में योजना आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, इन सभी की अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति को ही करने का अधिकार होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, इन सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अब इसी के भीतर में आता है कि राजनयिक अधिकार है। तो विदेशों में राजदूत की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन किसी भी राजदूत की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है, यानी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राजदूत की नियुक्ति की जाएगी। विदेश से जो राजदूत आएंगे वो राष्ट्रपति भवन में अपना परिचय देते हैं सर्वप्रथम। उसके बाद वह भारत में आकर के वह अपना राजनीतिक संबंध को स्थापित करते हैं। राजनीतिक संबंध एक वैदेशिक नीति का ही आधार नहीं है, किसी देश को एक दूसरे के नजदीक आने का एक संबंध सूचक भी होता है। सैन्य संबंधी अधिकार के रूप में सेना के तीनों कमांडर के चीफ राष्ट्रपति होते हैं और तीनों कमांडर के चीफ की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी, किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, किसी मंत्री को बुलाकर उनके कार्य का एक्सप्लेनेशन करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को अधिकार बनता है। राष्ट्रपति उस मंत्री से जानकारी ले सकते हैं कि आखिर मंत्रालय के भीतर, विभाग के भीतर क्या कार्य चल रही है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राजनयिक संबंध में 2 प्रकार की बात आती है। एक आता है, एक राजदूत की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, एक वाणिज्य दूत की भी नियुक्ति करते हैं। तो वाणिज्यिक संबंध को ये आगे बढ़ाते हैं। जितने भी वैदेशिक संबंध का निर्धारण होगा
वह संपूर्ण सूचनाएं राज्य संबंध का निर्धारण होगा। उसमें हमारे जो प्रतिनिधि होंगे वो प्रतिनिधि भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, विदेश मंत्री हो सकते हैं, वाणिज्य दूत हो सकते हैं, वाणिज्य मंत्री हो सकते हैं, वित्त मंत्री हो सकते हैं, या जो भी विदेश जाएंगे वह राष्ट्रपति के नाम से भी संधि और समझौता कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के हैसियत से जाएंगे। सैन्य मामला में सेना के तीनों सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। साथ ही उसमें यह भी आता है यदि किसी देश के साथ युद्ध करना होता है, समझौता करना होता, तो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श देंगे, मंत्रिमंडल की परामर्श के आधार पर युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या हम संधि या समझौता कर सकते हैं। राज्य सरकार को निर्देशित करने के लिए भारतीय संविधान में यह निर्देशित करने का अधिकार भी उन्हें दिया गया है कि एक्ट 263 के तहत वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। इस अंतर्राज्यीय परिषद का प्रधानमंत्री होते हैं, 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो केंद्र और राज्य के संबंध भी बिखरे नहीं, इसके लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने और एक संबंध कारक सूचक व्यवस्था के रूप में भी राष्ट्रपति का यह कार्य है, ये सभा के अनुसार में इसकी समीक्षा कर सकें। SC/ST कल्याण का कार्य करते हैं, ST/ST कल्याण के लिए एक समिति गठन करते हैं और उस समिति के संदर्भ में जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट को गहन अध्ययन करने, चिंतन करने, प्रधानमंत्री से परामर्श देने, सदन के अंदर रखने, इन तमाम अधिकार इनके पास में आता है। ये कार्यपालिका संबंधी अधिकार राष्ट्रपति का व्यापक अधिकार के रूप में जाना जाता है। अब एक बात इसके भीतर आता है कि अब व्यवस्थापन संबंधी क्या अधिकार होता है। तो व्यवस्थापन में एक कहते हैं कि प्रबंधन, राष्ट्रपति इसी आधार पर देश का एक मैनेजर भी कहलाते हैं। व्यवस्थापन संबंधी अधिकार, तो व्यवस्थापन में सबसे पहले देखिए कि संसद की गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 79 के तहत किया गया। इसके 3 अंग होते हैं। एक अंग होता है राष्ट्रपति स्वयं होते हैं, कार्यपालिका के प्रधान भी राष्ट्रपति होते हैं, व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में भी एक राष्ट्रपति होते हैं, एक अंग के रूप में काम करते हैं। दूसरा लोकसभा और तीसरा आता है राज्यसभा। तो संसद के 3 अंग होते हैं। ये तीनों अंग जब आपस में मिलते हैं तो संसद का रूप धारण करता है। भारतीय राष्ट्रपति का में ये व्यवस्था है, पद की व्यवस्था है एक्ट 52, लोकसभा एक्ट 81 के तहत लोकसभा की गठन की जाती है और राज्यसभा एक्ट 80 के तहत इसकी गठन की जाती है। दोनों सदन से जब कोई विधेयक पास होता है तब अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है, जहां राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई कानून बनता है। अब देखिए कि लोकसभा का, यहाँ देखिए कि लोकसभा का गठन जब होता है, इसका निर्वाचन की अधिसूचना, निर्वाचन जो होगा वो राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। अब निर्वाचन कितने चरणों में होगा, फिर निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। तो ये गठन राष्ट्रपति को करने का अधिकार है। अब लोकसभा जब निर्वाचित होकर के आ जाती है तो निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को वह शपथ दिलाते हैं। वो शपथ दिलाए, इसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है और अस्थाई अध्यक्ष कहा जाता है। ये सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ये गौर करने वाली बात यह है कि प्रोटेम स्पीकर क्यों नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन सदन को संबोधन करने का अधिकार होता है। तो सदन की कार्य में भाग लेने का अधिकार नहीं है, तो निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को शपथ दिला दिए, वो प्रोटेम स्पीकर कहलाया। इसको अस्थाई अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है, अस्थाई अध्यक्ष। और ये सभी सदस्यों को शपथ दिला देते हैं। ये सभी सदस्य शपथ ले लेते हैं, तब लोकसभा की गठन हो जाती है। 104 संविधान संशोधन के तहत जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, अब ये प्रावधान खत्म कर दिया गया 104 के तहत, संविधान संशोधन के तहत, कि अब 2 आंग्ल भारतीय सदस्य अब इसमें नहीं आएंगे। राज्यसभा सदस्य का भी निर्वाचन समय पूर्व हो जाती है, तो राज्यसभा ऑलरेडी अस्थायी सदन होती है, इसलिए सभापति के द्वारा ही प्रायः शपथ हो जाती है। अब व्यवस्थापन के भीतर में आता है कि सदन के सत्र को, अब ये दोनों हाउस आएगी, तो सदन के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, सदन के सत्र बुलाना, सदन का सत्र का स्थगन करना, समाप्ति करना। तो स्थगन करना
भी सत्र समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं, बुलाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। सदन के सत्र 3 होते हैं। एक आता है बजट सत्र, दूसरा आता है मॉनसूनकालीन सत्र, और तीसरा आता है शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र होते हैं। इस 3 सत्र में से इस सत्र की अंतिम बैठक और इसकी पहली बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक दूरियां नहीं होना चाहिए। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। लोकसभा की कार्यकाल 5 वर्ष होती है। ये सत्र कंटिन्यूटी चलते रहना चाहिए। 2 सत्र का बीच की दूरी 6 महीने से अधिक हो जाने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 85(1) में यह प्रोविजन है कि ऐसे निष्क्रिय सदन को लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यसभा चूंकि अस्थायी सदन है, उसकी भंग नहीं होती है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इस स्थिति में निष्क्रियतापन की जो अवस्था है, इस स्थिति में अभी तक भारत में लोकसभा की भंग नहीं हुई है। अब सदन इस सत्र बुलाएंगे, सत्रावसान करेंगे। इसी को हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं स्थगन या सत्रावसान कर सकते हैं। सत्रावसान करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। ये जो सत्र बुलाते हैं या सत्रावसान करते हैं, यह सब कार्य मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर ही राष्ट्रपति करते हैं। सदन में नवनिर्वाचित लोकसभा जब आ जाती है तो नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र में और वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण को इंग्लैंड के संविधान में सिंहासन भाषण भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र में निर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र में तथा वर्ष का जो प्रथम सत्र होगा, वर्ष का प्रथम सत्र में अभिभाषण देते हैं। यह अभिभाषण प्रपत्र का जो निर्माण है, इसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति इसे सिर्फ सदन में जाकर के अपना वक्तव्य के रूप में दे देते हैं। इसे धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में संसद स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री का दायित्व है अब इसे बहुमत से स्वीकार करें। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ संदेशा प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति भिजवा भी सकते हैं। जैसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू बिल के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सदन में प्रस्तुत करवाए थे, तो सदन में भेज ऐसे भी सकते हैं। इसे ध्वनि मत से स्वीकार कर ली जाती है। अभिभाषण पत्र का जो आशय है, इसका आशय होता है कि सरकार की 1 वर्ष की योजना, सरकार की 1 वर्ष की योजना, यानी 1 वर्ष में सरकार क्या कार्य करेगी, इसकी यह योजना को जारी करती है। अभिभाषण 2 स्थिति में दिए जाते हैं, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र में तथा वर्ष के प्रथम सत्र में। निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल करती है, सरकार के 1 वर्ष की योजना से संबंधित होती है और संसद इसे ध्वनि मत से स्वीकार करती है, यानी संसद इस पर चर्चा करती है और चर्चा करने के बाद तब इसे स्वीकृति दे दी जाती है। यह अभिभाषण है। अब जब दोनों सदन से विधेयक पास हो जाती है तो विधेयक के संदर्भ में यह भी बात आ जाती है जब विधेयक की स्वीकृति देने की बात आती है, तो जब दोनों सदन से विधेयक पास हो जाए तब अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत, यानी 111 के तहत यह विधेयक जाता है अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति इसमें से 3 कार्य में से कोई एक ही कार्य कर सकते हैं। या तो विधेयक की स्वीकृति दे देंगे, विधेयक की स्वीकृति दे देंगे तो एक निश्चित तिथि से यह विधेयक कानून का रूप ले लेती है, या यह भी हो सकता है और या यहाँ भी या कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि विधेयक में कुछ त्रुटियां होती है तो विधेयक पर अपना विचार के साथ राष्ट्रपति सदन को लौटा सकती है। तीसरा आ जाती है कि विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, तो वह वीटो शक्ति के रूप में चला जाता है। तो वीटो पर हम चर्चा फिर बाद में कर देंगे, लेकिन यहाँ पर ये 3 कार्य में से अपने पास ही सुरक्षित भी रख सकते हैं।
लेकिन सुरक्षित जो रखेंगे वह साधारण विधेयक को रखेंगे। संविधान संशोधन विधेयक को उन्हें सुरक्षित रखने का अधिकार नहीं है, धन विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से ये 3 कार्य में से एक कार्य कर सकते हैं। दोबारा विचार यदि सदन देती है तो उन्हें बाध्य होकर के स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ एक काम यह भी कर सकते हैं कि यदि संसद के पास विचार की भेजा, एक बार लौटाएंगे, दूसरी बार में राष्ट्रपति की बाध्यता हो जाती है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अध्यादेश संबंधी अधिकार भी राष्ट्रपति की एक व्यापक अधिकार बनता है और अध्यादेश के रूप में इनका अधिकार उस समय देश का एक प्रबंधक के रूप में राष्ट्रपति को माना जाता है। अध्यादेश इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। अध्यादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 1, 2, 3 यानी 123 के तहत जारी करने का अधिकार होता है। यह अध्यादेश कब जारी होता है? जब सदन सत्र में नहीं है और उस समय सत्र, ये बात ध्यान रखना, सदन जब सत्र में रहता है तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। यदि अध्यादेश जारी करेंगे तो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि संविधान ऐसा अलाउ नहीं किया है। जब सदन सत्र में नहीं होते हैं तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अब ये किस परिस्थिति, सिचुएशन क्या बनती है? ऐसा अध्यादेश, कानून जो देश के भीतर नहीं है और कानून की सख्त आवश्यकता है। यदि कानून नहीं बनेगा तो देश प्रभावित हो सकता है, यानी व्यवस्थापन में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अकुशलताएं आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इस अध्यादेश का भी निर्माण दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया जाता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल अध्यादेश प्रपत्र का भी निर्माण करता है और राष्ट्रपति जारी कर देते हैं। जब राष्ट्रपति इसे जारी करेंगे तो जारी करने के बाद सदन जब सत्र में आ जाते हैं, सदन आज 2 सत्र की दूरी 6 महीने से अधिक होगी नहीं, तो जब सदन सत्र में आ जाएंगे तो 6 महीने के भीतर इसे 6 सप्ताह के भीतर इसे स्वीकार करना पड़ता है। यहाँ सप्ताह शब्द की चर्चा है, 6 सप्ताह के भीतर स्वीकार कर ली जाती है। ये 42 दिन शब्द की चर्चा नहीं है, 6 सप्ताह की चर्चा है। 6 सप्ताह के भीतर से स्वीकार करना पड़ता है। यदि सदन 6 सप्ताह के भीतर स्वीकार नहीं करता है तो इसके उपरांत यह अध्यादेश कानून स्वतः ही समाप्त हो जाती है, इसको हटाने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न यदि देखा जाए तो इसके गहराई से क्वेश्चन उठता है कि सदन, मान लिया जाए लोकसभा अलग तिथि, लोकसभा और राज्यसभा एक ही तिथि को यदि आयोजित होती है, एक समान तिथि है, तो यहाँ से तो है सदन के सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ तो 6 सप्ताह क्लियर आ जाएगा, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि अलग अलग तिथि को, दोनों सदन अलग अलग तिथि को आती है तो अंतिम दिन जो सदन आएगी वहां से उसका 6 सप्ताह होगा। फिर से ध्यान से समझे, एक ही तिथि को आएगी तब तो 6 सप्ताह सीधे उस दिन से प्रथम बैठक से ही वहीं से शुरुआत हो जाती है। लेकिन यदि अलग अलग तिथि को आयोजित होती है, जैसे मान लिया कि ये 5 तारीख को, 5 अगस्त को ये आता है और ये 6 अगस्त को आता है राज्यसभा, तो 6 अगस्त से इसकी बैठक से मानी जाएगी 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के भीतर स्वीकार कर लेगा तो एक कानून आगे भी जारी रहेगा, अन्यथा प्रभावहीन हो जाएगा। राष्ट्रपति को इसी प्रकार से वित्तीय अधिकार भी दिया गया और वित्तीय अधिकार के रूप में भी इनको यह अधिकार दिया गया है कि सदन में समयानुकूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 112 के तहत आय व्यय का विवरण, संविधान में बजट की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आय व्यय का विवरण के रूप में चर्चा किया गया है। समयानुकूल वित्त विभाग जिनके पास में होगा, यानी वित्त मंत्री के पास में होगा वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश करवाते हैं। अब रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ ही बजट को पेश होता है। इस प्रकार बजट पेश करने का सिलसिला अरुण जेटली वित्त मंत्री हुए, वर्तमान प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी की सरकार ने दोनों बजट को एक साथ जोड़ दिया। अब ये वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश होता है। उसके बाद और भी अधिकार है इनको। धन विधेयक इन्हीं के स्वीकृति से, इन्हीं के सहमत से विधेयक, इन्हीं के सहमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में ही लाए जाते हैं, तो धन विधेयक लोकसभा में पेश होगा।
राज्यसभा को मात्र 14 दिन का अधिकार होता है, और राज्यसभा जब इसके बीच में लोकसभा को भेजे, 14 दिन के अंदर एक बार ना भेजे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोकसभा जैसे पास करते उसी रूप में चला जाता है। तो इस प्रकार से धन विधेयक इन्हीं के सहमत से ही सदन के भीतर लाया जाता है और प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद आ जाता है कि भारतीय संविधान के एक्ट 266 यानी यहाँ पर संचित निधि का गठन किया गया है। संचित निधि से कोई धनराशि तभी निकाला जाता है जब दोनों सदन एक राशि स्वीकृति कर दे, तब राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही यह संचित निधि से धन की निकासी की जाती है। इस प्रकार से किसी देश से हम कर्ज लेते हैं, विश्व बैंक से कर्ज लेते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम से ही यह कर्ज लिया जाता है। राष्ट्रपति विदेश नीति में भी भाग लेते हैं। देश के एक आंतरिक प्रबंधन के साथ साथ वैदेशिक संबंधों का भी सूत्रधार राष्ट्रपति होते हैं। इससे राष्ट्र संविधान तक संपूर्ण अधिकार राष्ट्रपति भवन की ओर जाता है। ये मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है, और इस प्रकार से तो आपका बहुत विस्तार के साथ उसको समाहित करना होगा कि राष्ट्रपति कैसे प्रबंधक की भूमिका में कार्य करते हैं। तो पीटी फैक्ट्स को आधार बनाने के साथ साथ मेंस को भी लिखने की प्रैक्टिस इसमें होनी